हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं व उनसे संबंधित क्रियाकलाप 1.1, 1.2 और 1.3 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने यह जाना है कि पदार्थ के भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। इसे अगर हम संक्षिप्त रूप में जानें या सार रूप में जानें तो हम यह कह सकते हैं, पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जब परिवर्तन के दौरान नए पदार्थ बनते हैं तब हम उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके अध्याय 1 में आपकी किताब में पेज 1 पर दिया है कि हम कुछ परिस्थितियों को देखें और उस पर विचार करें। यदि हम गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं तब क्या होता है। हम जानते हैं कि ऐसा करने पर दूध खट्टा हो जाता है और उसका स्वाद बदल जाता है। यदि हम इसको और समझने का प्रयास करें तो हम पाते हैं कि दूध में लैक्टोज नामक पदार्थ होता है जो वातावरण में उपस्थित बैक्टीरिया के कारण लैक्टिक एसिड में बदल जाता है और एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। इसी कारण दूध खट्टा हो जाता है। इसके बाद लोहे का तवा, तसला, कील आदि को जब हम आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तब क्या होता है। इन सब लोहे से बनी वस्तुओं पर एक लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे हम जंग कहते हैं, और जो वास्तव में लोहे का एक ऑक्साइड होता है जो वातावरण की ऑक्सीजन और उसमें उपस्थित जल के कारण, जल से अपक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है या बनता है। अंगूर का किण्वन जब किया जाता है, किण्वन की क्रिया या किण्वन शब्द किण्व से बना है, अर्थात सूक्ष्म जीवों के द्वारा यह अपक्रिया होती है। और सूक्ष्म जीव यहाँ पर बैक्टीरिया हो सकते हैं या यीस्ट नामक कवक हो सकता है। ये सब बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं और इसके कारण अंगूर में जो शर्करा होती है, अंगूर में शर्करा नामक जो पदार्थ होता है, जो मीठा पदार्थ होता है,
वह अल्कोहल में बदल जाता है। शराब में अल्कोहल होता है और एक तरह से यहाँ पर अंगूर से प्राप्त होने वाली शराब होती हमें मिलती है और जिसमें अल्कोहल होता है। और ये ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव के कारण ये यहाँ पर अपक्रिया होती है या परिवर्तन होता है। इसके बाद भोजन जब पकाया जाता है तब क्या होता है, इस पर विचार करने के लिए कहा गया है। तो जब भोजन पकाया जाता है तो हम जानते हैं कि भोज्य पदार्थ पहले जितना कठोर रहता है उससे काफ़ी मुलायम हो जाता है, उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। और यहाँ पर भी नए पदार्थ हमको प्राप्त होते हैं जब भोजन को हम पकाते हैं। और हमारा शरीर जब भोजन को पचा लेता है तब क्या होता है। भोजन को पचाने का अर्थ यह होता है कि भोजन जटिल पदार्थों से मिलकर बना होता है और जब हमारा शरीर उन्हें सरल पदार्थों में अपघटित कर लेता है तब हम यह कहते हैं कि भोजन पच गया है। इसका अर्थ यह हुआ यहाँ पर भी जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में अपघटित होते हैं या टूटते हैं, अर्थात नए पदार्थ बनते हैं। इसी प्रकार जब हम सांस लेते हैं तो हम जानते हैं कि हम वातावरण से वायु को अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं, जो फेफड़े के माध्यम से जो हमारे फेफड़े तक पहुंचती है और वायु वहाँ पर फेफड़ा वायु से ऑक्सीजन गैस को हमारे शरीर में अवशोषित कर लेता है और जिसके फलस्वरूप शुद्ध ऑक्सीजन रक्त में पहुंचती है और रक्त के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं में पहुंचती है और वहाँ पर कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है और उसे हमारा शरीर फेफड़ों के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देता है। और इस दौरान भी नए पदार्थ बन रहे हैं। आप जानते हैं हम शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं और इस क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। और श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है और इसके फलस्वरूप ऊर्जा निकलती है और उसी ऊर्जा का उपयोग हम लोग करते हैं। तो जिन परिस्थितियों के बारे में हम लोगों ने अभी जानकारी प्राप्त की है, इन सभी परिस्थितियों में नए पदार्थ बनते हैं और इसी कारण हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर इन सब परिस्थितियों में के दौरान या इन सब परिस्थितियों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं और जब कभी भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं तब हम कहते हैं कि वहाँ पर रासायनिक अपक्रिया हुई है। और रासायनिक अपक्रिया से तात्पर्य क्या है?
इसे हम आगे जानेंगे। हम इस वीडियो में यह जानने का प्रयास करेंगे कि हम कैसे जानते हैं कि कब अपक्रिया हुई है, रासायनिक अपक्रिया हुई है। इसे पहचानने के लक्षण क्या हैं, और इसे जानने के लिए हम यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप करेंगे और उन्हीं क्रियाकलापों के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अपक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो सबसे पहले क्रियाकलाप 1.1 में हम अगर देखें तो यहाँ पर हमें सबसे पहले सावधानी दी गई है कि यह क्रियाकलाप शिक्षक की उपस्थिति में ही किया जाए, अतः छात्र इस क्रियाकलाप को शिक्षक की उपस्थिति में ही करें। और जब यह क्रियाकलाप कर रहे हों तो आँखों की सुरक्षा के लिए हमें चश्मा पहन लेना चाहिए, जिससे इसमें तेज रोशनी उत्पन्न होती है, जिससे हमारी आँखों को कोई क्षति न पहुँचे। इस कारण इस सावधानी पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसमें 3-4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को लेने की बात की गई है और उसे रेगमाल से रगड़ कर साफ कर लेने की बात की गई है। तो मैग्नीशियम एक धातु है जो अन्य धातुओं की अपेक्षा थोड़ी मुलायम होती है, और इस कारण हम उसे रेगमाल से रगड़ कर सरलता से साफ कर सकते हैं। यहाँ पर यह प्रश्न अवश्य उठता है मन में कि हम यहाँ पर इसे रेगमाल से रगड़ कर साफ क्यों कर रहे हैं। तो हमें यह जान लेना चाहिए कि मैग्नीशियम सक्रिय धातु है, और जिसके कारण वह वातावरण की ऑक्सीजन से अपक्रिया कर लेती है और एक पदार्थ बनाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो उस पर परत के रूप में उपस्थित होता है मैग्नीशियम रिबन पर, और यह जलता नहीं है। इसी कारण हम इसे रेगमाल से रगड़कर साफ कर लेते हैं, अन्यथा मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलेगा नहीं। और इसके बाद इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर पर रखकर इसे जलाते हैं, इसका दहन करते हैं, और इससे उत्पन्न जो राख होती है उसे वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं। जब हम मैग्नीशियम रिबन का दहन कर रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि यह चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है, और साथ ही साथ जो वॉच ग्लास में चूर्ण इकट्ठा होता है वह भी श्वेत रंग का होता है। और इस प्रकार हमने इस क्रियाकलाप में देखा कि मैग्नीशियम जो फीते के रूप में होता है, थोड़ा कठोर होता है, वह दहन करने के पश्चात राख के रूप में, श्वेत राख के रूप में हमको प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह का परिवर्तन इस क्रियाकलाप में हो रहा है। एक पदार्थ परिवर्तन के फलस्वरूप किस तरह के पदार्थ में परिवर्तित हो रहा है। इसके पश्चात
यहाँ पर एक यह बात हमें समझ लेनी चाहिए कि जब हम मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं या उसका दहन करते हैं, तब वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है वह मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, और यह वही हमें श्वेत चूर्ण के रूप में यहाँ पर प्राप्त होता है। इसके पश्चात क्रियाकलाप 1.2, जो कि आपकी किताब में, विज्ञान की किताब में पेज 2 पर है, आप देख रहे हैं। इसमें कहा गया है कि एक परख नली में लेड नाइट्रेट का घोल लें। लेड नाइट्रेट एक रासायनिक यौगिक है जो रंगहीन होता है, अर्थात एक पदार्थ है। उसे हम एक परख नली में ले लेते हैं और इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाते हैं, जो कि दूसरा पदार्थ है। यह भी रंगहीन होता है। और जब हम इसे मिलाते हैं तब हम देखते हैं कि परख नली में एक पीले रंग का ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाता है, और यहाँ पर इससे यह प्रदर्शित हो रहा है कि दो रंगहीन पदार्थों को हमने जब मिलाया तब हमें एक रंगीन पीले रंग का पदार्थ प्राप्त हुआ। साथ ही साथ उसमें, उस परख नली में, और ये पीला पदार्थ नीचे बैठ जाता है और ऊपर रंगहीन पदार्थ भी कुछ परख नली में शेष रहता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो परिवर्तन दो पदार्थों को मिलाने पर हो रहा है, उसमें हमें एक तो हम यह देख रहे हैं कि रंग में परिवर्तन हो रहा है, दूसरा अवस्था में भी परिवर्तन हमें दिख रहा है। दोनों जो पदार्थ हमने लिए थे वे घोल के रूप में थे, द्रव के रूप में थे, और जो जब परिवर्तन होता है उसके फलस्वरूप जो पदार्थ प्राप्त होता है वह रंगीन होता है, और साथ ही साथ उसमें एक पदार्थ हमको ठोस के रूप में भी प्राप्त होता है जो पीले रंग का होता है। और ये पीले रंग का जो पदार्थ होता है वह लेड आयोडाइड होता है, लेड आयोडाइड। और दूसरा जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है वो पोटेशियम नाइट्रेट होता है। इसके बाद अगर हम क्रियाकलाप 1.3 की बात करें तो क्रियाकलाप 1.3 भी हमें बहुत सावधानीपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि इसमें हम अम्ल का प्रयोग करते हैं और अम्ल संक्षारक होते हैं, अर्थात हमारी त्वचा को जला सकते हैं। इसलिए हमें विशेष सावधानी से इस तरह के क्रियाकलापों को करना चाहिए। आप देख रहे हैं चित्र 1.2 में एक शंक्वाकार फ्लास्क लिया गया है और इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े लिए गए हैं। जिंक के टुकड़े हैं ये दानेदार, और उस पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने के लिए कहा गया है। यहाँ पर पात्र में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दिखाया गया है, और जब हम इसे डालते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर बुदबुदाहट के साथ कोई गैस निकल रही है, और वह गैस बुलबुलों के रूप में निकलती है और शंक्वाकार फ्लास्क में इकट्ठा होने लगती है, एकत्रित होने लगती है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे कॉर्क लगी है जिसके कारण जो गैस बन रही है वो निकले ना, इसीलिए हम यहाँ पर इसमें ढक्कन लगा देते हैं, कॉर्क का ढक्कन लगा देते हैं। और
इस पात्र को यानी फ्लास्क को जब हम छूते हैं तो हम पाते हैं कि यह पहले की अपेक्षा गर्म हो गया है। तो यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है उसे आप अगर देखें तो यहाँ पर भी आपको कुछ परिवर्तन पदार्थों में दिख रहा है होता हुआ। एक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हम लेते हैं वह द्रव के रूप में होता है, और दानेदार जस्ता जो है या जिंक जो है वो ठोस अवस्था में होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर गैस अवस्था में कोई एक अन्य पदार्थ बन रहा है, और वह वास्तव में हाइड्रोजन गैस होती है। यहाँ पर जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक क्लोराइड या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है, और इन दोनों ही अब क्रियाओं में कहें या दोनों ही परिवर्तनों में हमें हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती हुई मिलती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अम्ल के साथ तनु शब्द का प्रयोग किया गया है। तो तनु का अर्थ हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन थोड़ा समझ लेना ज़रूरी होगा कि तनु शब्द जब हम लगाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल किसी भी अम्ल से पहले या किसी भी पदार्थ का विलयन बनाते हैं तब भी, तो यहाँ पर जैसे हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोल रहे हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा कम है, और जिसमें ये इसका विलयन बना है अर्थात जल में ये बना हुआ होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जल में घोला जाता है तब वास्तव में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को अम्ल में घोला जाता है। तो जब जो विलयन हमें प्राप्त होता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। तो यहाँ पर हम यह कहेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा अधिक होती है। इसी प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जब हम बोलते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा जल की अपेक्षा कम है, अर्थात उसमें जल की मात्रा ज़्यादा है। और जब सांद्र शब्द का प्रयोग करते हैं तब इन दोनों ही अम्लों की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और जल की मात्रा कम होती है। तो इस प्रकार और तनु अम्ल कम संक्षारक होते हैं और सांद्र अम्ल ज़्यादा संक्षारक होते हैं, अर्थात हमारी त्वचा वगैरह को जो त्वचा आदि को जो उनके अंदर नष्ट करने की क्षमता होती है वह सांद्र अम्ल में ज़्यादा होती है और तनु अम्ल में कम होती है। यहाँ पर जो हमने 3 क्रियाकलाप किए, यहाँ पर आपने देखा कि हम जब इस शंक्वाकार फ्लास्क को स्पर्श करते हैं तो हम पाते हैं कि इसका तापमान थोड़ा बढ़ा हुआ है, तापमान ज़्यादा है यानी गर्म है या शंक्वाकार फ्लास्क। तो इससे हमें यह पता चलता है इस परिवर्तन के दौरान एक गैसीय पदार्थ तो बन ही रहा है, साथ ही साथ ऊष्मा भी निकल रही है, तो ऊर्जा निकल रही है। तो इस प्रकार जो 3 क्रियाकलाप हमने किए इस दौरान इसमें हमने यह पाया कि जो कुछ भी हमने देखा अर्थात जो भी हमने प्रेक्षण किया उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कि जब भी कभी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस दौरान एक तो यह होता है कि अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, साथ ही साथ जो पदार्थ होता है उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, और साथ ही यह भी हो सकता है कि गैस का निकास हो या गैस उसमें से निकले, उस परिवर्तन के दौरान गैस निकले। और चौथी बात जो उसमें हो सकती है कि तापमान में परिवर्तन हो सकता है, अर्थात जो
पहले ताप था उससे अधिक ताप हो सकता है या उससे कम ताप हो सकता है। यहाँ पर जो हमने क्रियाकलाप करके देखा 1.3, उसमें हमने देखा कि पात्र गर्म हो जाता है पहले की अपेक्षा, अर्थात यहाँ पर तापमान बढ़ रहा है। और कभी कभी कुछ रासायनिक परिवर्तन ऐसे भी हो सकते हैं या रासायनिक अभिक्रियाएँ ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें तापमान कम हो जाए। तो इस प्रकार हमने ये देख पाया कि रासायनिक अभिक्रियाएँ जब होती हैं तो हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। इसमें 4 मुख्य लक्षण उनके हमने देखे। और इस वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।